गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और इंग्लिश सीखने में व्यस्त हैं। आज ये हमारी टेंस की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखा था। अब देखिए, एज यूजुअल जैसा कि हम हर बार करते हैं, हम पहले पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं, उसके बाद अपना सिलेबस आगे कंटिन्यू करते हैं। आज भी हम वैसा ही करेंगे क्योंकि कल की चीजें थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट रही होंगी। देखिए, मैं मानता हूं चीजें आपके लिए अभी थोड़ी नई होंगी क्योंकि जिस तरह से आप इंग्लिश को देखते थे और जिस तरह से मैंने इंग्लिश में टेंस आपको सिखाए हैं और टेंस को आइडेंटिफाई करना बताया है, तो हो सकता है उस तरीके ने आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन में जरूर डाला होगा। देखिए, अच्छी बात है, कंफ्यूजन होना अच्छी बात है, डाउट्स आना अच्छी बात है, आपके मन में सवालों का होना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि सवालों से ही तो हम सीखते हैं। डाउट्स जब हमारे मन में आते हैं तो इसका मतलब है कि आपने सीखना शुरू कर दिया। डाउट्स उनके मन में ही नहीं आते जो चीजें नहीं सीख रहे। एक लाइन से चीजें चल रही हैं, बस वो देख रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर आपके मन में क्वेश्चंस उठ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप चीजों को सीख रहे हैं। और उस सीखने की जर्नी में हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। किस चैप्टर को? उसका नाम था टेंस। सबसे पहले हमने टेंस की डेफिनेशन को समझा था। क्या थी टेंस की डेफिनेशन? तो टेंस की डेफिनेशन थी कि टेंस जो होता है वो वर्ब की फॉर्म को हम कहते हैं। वेरी गुड सर, वर्ब की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। अब क्या फंक्शन करती है वर्ब की रोल? क्या काम होता है टेंस का? उस वर्ब की फॉर्म का जो टेंस बताती है, वो टाइम को रेफर करती है, इवेंट के टाइम को बताती है और इवेंट की स्टेट को बताती है। एक्शन के टाइम को बताती है और एक्शन की स्टेट को बताती है। परफेक्ट। उसके बाद हमें पता है कि जो टाइम होते हैं वो तीन टाइम होते हैं, टाइम के पॉइंट होते हैं तीन। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वेरी गुड, इतना समझ आया। उसके बाद स्टेट ऑफ एक्शन होती हैं आपकी फोर। पहली इंडेफिनेट स्टेट ऑफ एक्शन, जिसमें परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शंस आते हैं। दूसरी क्या? कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन, जिसमें जो एक्शन ऑन गोइंग है, इनकम्प्लीट है, वो एक्शन आते हैं। ठीक। एक होती है परफेक्ट स्टेट ऑफ एक्शन, जिसके अंदर कंप्लीट एक्शंस आते हैं, कंप्लीट और डन। एक होती है कंप्लीट और इनकम्प्लीट, दोनों को बताती है। तो कंप्लीट के लिए हम यूज करते हैं परफेक्ट और इनकम्प्लीट के लिए यूज करते हैं कंटिन्यूअस। तो इन दोनों को मिलाकर चौथी स्टेट बनती है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 3 पॉइंट ऑफ टाइम, 4 स्टेट ऑफ एक्शन, इन चार की उन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टोटल टेंसेस हमारे बन गए। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें कल आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, जो कल कुछ लोगों के डाउट्स रहे होंगे, आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल रहे होंगे, पहले मैं उन सवालों को सोल्व करूंगा और उन सवालों को सोल्व करने के बाद हम अपना आगे सिलेबस स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर डाउट आए हैं तो उन डाउट का वहीं क्लियर होना जरूरी है। अगर आपके मन के सवाल अभी क्लियर नहीं हुए तो आपका धीरे 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 ना वो डाउट्स इकट्ठे होंगे और फिर आपका मन हटने लगेगा इंग्लिश से। इंग्लिश बहुत ही मजेदार और इजी लैंग्वेज है अगर उसको सीखने का तरीका बढ़िया है। रूल से रटोगे, ये सब चीजें करोगे तो धीरे 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 आप इसको डिफिकल्ट बना लोगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हम शुरू में कठिनाई उठा लेंगे, शुरू में हम समझने में दिक्कत उठा लेंगे, लेकिन उस समझने से हमारी इंग्लिश सीखने की जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हम अपनी आज की क्लास में। और सबसे पहला जो आपका डाउट रहा होगा कि सर टेंस वर्ब की फॉर्म को कहते हैं, लेकिन हमें तो ये ही नहीं पता कि सर वर्ब की फॉर्म होती क्या है। पहले तो हमें यही बताओ कि सर वर्ब की फॉर्म क्या होती है। टेंस तो हम जान लेंगे,
टेंस तो हम पता कर लेंगे, लेकिन हमें वर्ब की फॉर्म भी तो पता हो। वर्ब की फॉर्म अगर हमें पता नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो देखिए मैं आपसे क्या कहूँगा कि जो वर्ब की फॉर्म्स आपकी होती हैं वो बेटा वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होती है। पहली होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक। उसके बाद क्या होती है बेटा, उसके बाद होती है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या होती है बेटा, उसके बाद होती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद होती है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब अगर हम गौर से देखें तो हम यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वर्ब की टोटल 4 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, और फोर्थ होती है आईएनजी फॉर्म। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा स्पीक, अब अगर हम देखें स्पीक को तो स्पीक एक वर्ड है जो किसी एक्टिविटी को बता रहा है, तो यहां पर ये क्या हुआ, यहां पर ये वर्ब हुआ। इतना उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। वेरी गुड। अब हमें ये समझना है कि अगर ये वर्ब है तो इसका एक फीचर होगा। इसका क्या फीचर होगा कि इसकी फॉर्म होती है। जैसे मान लीजिए फीचर क्या होता है सर, फीचर आपके पास 2 फोन है, एक फोन है सादा कीपैड वाला, ठीक है, और एक फोन है आपके पास एप्पल का, ठीक है। अब एक बात बताओ, कैमरे के जो फोटो आप खींचोगे वो इस सादे फोन में खींच सकते हो या बड़े फोन एप्पल में खींच सकते हो, या कोई भी फोन है, बड़ा फोन है एंड्रॉइड कैमरे वाला। अब देखिए जिसके अंदर ये फीचर होगा, कैमरा मौजूद होगा, उसी के अंदर फोटो खींचे जा सकते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि ओनली वर्ब के अंदर ये फीचर होता है, ये एट्रीब्यूट होता है, ये क्वालिटी होती है कि उसकी फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। अब हमने कहा, हमने पढ़ा था कि किसी पर्सन, प्लेस या व्यक्ति के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते। अब इस नाउन की क्या फॉर्म हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या हम इसकी फर्स्ट फॉर्म राम्स लिख सकते हैं, क्या हम इसकी सेकंड फॉर्म रोम लिख सकते हैं, क्या हम इसकी थर्ड फॉर्म रोमिन लिख सकते हैं, रोमन, क्या हम इसकी आईएनजी फॉर्म रामिंग लिख सकते हैं। क्या कहीं आपने ये सारी देखे हैं, कभी क्यों नहीं देखा आपने, क्यों, क्योंकि नाउन की फॉर्म होती नहीं है, नाउन के अंदर ये फीचर नहीं होता, नाउन के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती कि वो उसकी फॉर्म हो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यानी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म वाली क्वालिटी नहीं होती सिवाय वर्ब के। वर्ब एक सिंगल ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें की फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं और जिसकी फॉर्म होती है। अब वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं बेटा, तो हमने पढ़ा है अभी कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, तो वर्ब की होती है टोटल 4 फॉर्म। पहले होती है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इसकी जो होती है वो होती है स्पीक या फिर सिंगुलर के लिए स्पीक्स, ठीक है। अब यहां स्पीक्स लिख दिया मैंने, ठीक। उसके बाद ये हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म। अब क्या इसकी सेकंड फॉर्म भी होती है, तो जवाब है हाँ। तो जो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो होती है स्पोक। वेरी गुड, ये इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। उसके बाद क्या इसकी थर्ड फॉर्म भी होगी, हाँ बिल्कुल। अगर वर्ब है तो वर्ब के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, एक फीचर होता है, एक क्वालिटी होती है कि उसकी फॉर्म होती है। अब उसकी 4 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। अगर स्पीक वर्ब है तो इसकी भी 3 फॉर्म होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, उसके बाद क्या, थर्ड फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं स्पोकन। तो ये इसकी थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक। उसके बाद इसकी आईएनजी फॉर्म भी होगा, तो हम इसको लिखेंगे आईएनजी फॉर्म को स्पीकिंग। क्या लिखेंगे इसकी, अब अगर हम देखें तो हमने स्पीक्स से ही ये फर्स्ट फॉर्म बनाई, स्पीक की ही है सेकंड फॉर्म, और स्पीक की ही है थर्ड फॉर्म, और स्पीक की ही है फोर्थ फॉर्म।
तो हमने देखा कि ओनली वर्ब हैज अ एट्रीब्यूट, कि वर्ब का ही एक एट्रीब्यूट होता है, एक फीचर होता है कि केवल उसमें फॉर्म पाई जाती हैं। और वो फॉर्म कितनी होती हैं बेटा? वो फॉर्म होती है टोटल 4। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जिसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, फोर्थ को। ठीक, इसके अलावा B5 भी मिलेगा, B1, B2, B3, B5, B6 कुछ कुछ बोल देते हैं, बट ये नहीं, आपको बस 4 ही है, यही होती हैं। कोई कुछ भी पढ़ाए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको चारों ध्यान रखनी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। इतना समझ आया? इसका मतलब इन फॉर्म्स को ही हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं, क्योंकि टेंस वर्ब की फॉर्म होती है, टेंस वर्ब की फॉर्म होती है। और ये वर्ब की फॉर्म है, तो वर्ब की फॉर्म क्या हुई? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब ये ही टेंस बताती हैं। अब ये ही टाइम बताती हैं, क्योंकि टाइम ऑफ इवेंट और टेंस यानी कि स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन। अब जो ये फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा, ये फर्स्ट फॉर्म किस चीज का काम करती है? तो जो हमारी ये फर्स्ट फॉर्म होती है ना बेटा, ये फर्स्ट फॉर्म हमारा काम करती है किस चीज का? तो ये फर्स्ट फॉर्म हमारा काम करती है, फर्स्ट फॉर्म हमारा प्रेजेंट का काम करती है, प्रेजेंट में चीजों को बनाने का काम करती है। कि फर्स्ट फॉर्म के थ्रू हम क्या बताते हैं कि हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की। तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा टाइम है? प्रेजेंट का टाइम है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो फर्स्ट फॉर्म होती हैं वो प्रेजेंट में यूज की जाती है 90% केसेस में। जो 10% केसेस होंगे कहाँ यूज होती है फर्स्ट फॉर्म, और वो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 90% केसेस में फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में यूज की जाती है। सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट के लिए, सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट के लिए, सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट के लिए, सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट के लिए। और जो ये थर्ड फॉर्म यूज होती हैं, ये होती हैं कि परफेक्ट बनाने के लिए। परफेक्ट मतलब कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए, परफेक्ट मतलब कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और आईएनजी वर्ब की फॉर्म यूज होती है कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि इन चारों वर्ब के थ्रू ही, इन चारों वर्ब के द्वारा ही हम टेंस को बता सकते हैं। इतना समझ आया? वेरी गुड। यहां तक उम्मीद करता हूं कि अब वर्ब की फॉर्म आपको क्लियर होगी। और वर्ब की फॉर्म को ही टेंस कहते हैं। और जो वर्ब की फॉर्म होती हैं वो 4 होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का काम होता है प्रेजेंट को बताना, सेकंड फॉर्म का काम होता है पास्ट को बताना, थर्ड फॉर्म का काम होता है कि परफेक्ट स्टेट ऑफ एक्शन को बताना कि एक्शन कंप्लीट है, डन है। और आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है कि इनकम्प्लीट स्टेट में एक्शन है, यानी कंटिन्यूअस को बताना। अब अगर हम गौर से देखें तो कल हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या थी वो चीज? कि टोटल हमारे टाइम होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। और टोटल स्टेट ऑफ एक्शन हुई थी 4, इंडेफिनिट, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, और इन दोनों को मिलाकर थी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना ही पढ़ा था हमने कल। अब हमने उसके बाद क्या पढ़ा था? हमने उसके बाद पढ़ा था कि इनको कैसे आइडेंटिफाई हमको करना होता है। अब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक टेबल बनाई थी। क्या थी वो टेबल? अब वो टेबल में ये था कि जब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस या ईएस के साथ या फिर सिंगल, तो वो जो हमारे टेंस हैं वो प्रेजेंट को बताएंगे और इंडेफिनिट को बताएंगे। उसके बाद मैंने ये बताया था कि डू और डज जो होती हैं ये भी हमारी क्या होती हैं? ये भी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। अब देखिए धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। अभी आपको ये भी तो नहीं पता था ना, तो अब आपको ये भी पता चल गया
तो आगे और भी चीजें पता चल जाएंगी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि कॉन्टिन्यूअस के लिए हम वर्ब की, देखिए प्रेजेंट है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या यूज कर रहे थे बेटा, आईएनजी फॉर्म। और उससे पहले हम क्या लगा रहे थे, इज एम आर। अब जो इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है कि आईएनजी से हमें अभी क्या पता चला था कि जो आईएनजी फॉर्म होती है वो कॉन्टिन्यूअस को बताती है, लेकिन वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसाइड होता है कि आईएनजी से पहले हमने कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज की है। तो ये जो इज एम आर है ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अगर ये पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है या फिर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है या फिर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है। अभी चीजें समझ नहीं आई होंगी। अभी मैं दोबारा से लेके चलता हूं आपको वर्ब पर। अब वर्ब की फॉर्म हमने पता कर ली कि 4 होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट के बारे में बात चल रही है, सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट की बात चल रही है, थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि परफेक्ट स्टेट ऑफ एक्शन को दिखा रहे हैं, और आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है कि हम कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन को बता रहे हैं, कि हम कॉन्टिन्यूटी को बता रहे हैं, हम इनकम्प्लीट एक्शन को बता रहे हैं। बिल्कुल। अब हमें यहां वर्ब की फॉर्म नहीं पढ़नी, अब हमें वर्ब पढ़नी है कि वर्ब होती है 2 तरह की सेंटेंस में। पहली होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है मेन वर्ब। इतना समझ आया? वेरी गुड। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, तो जो हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है मेन वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब का काम होता है जैसे ड्राइवर, जैसे ड्राइव करने वाले को क्या बोलते हैं, ड्राइव करने वाले को बोलते हैं ड्राइवर। क्या बोलते हैं उसको, ड्राइवर। ठीक। और जैसे गाना गाने सिंग करने वाले को सिंगर। ठीक है। तो ऐसे ही पोइट्री लिखने वाले को पोएट। तो ऐसे ही जो हेल्प करने वाली वर्ब होती है मेन वर्ब को, उनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब ये मेन वर्ब की हेल्प किस चीज में करती है, ये मेन वर्ब आपकी लिखी है, उस मेन वर्ब को जो हेल्प करेगी वही तो हेल्पिंग वर्ब होगी। अब ये हेल्प करती किस चीज में है, आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर ये हेल्पिंग वर्ब किस काम आती हैं, ये क्यों हेल्प करती हैं, क्या इनका पर्पस है हेल्प करने का। तो ये हेल्प करती है टेंस को बताने में, कि टेंस जो है फॉर्म करने में, टेंस को बताने में, टेंस को आइडेंटिफाई करने में, टेंस का टाइम आइडेंटिफाई करने में, टेंस को बताने में कि हमें टेंस पहचानने में दिक्कत ना हो, टेंस का टाइम पहचानने में दिक्कत ना हो। तो जो ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं ये मेन वर्ब को हेल्प करती हैं, किस लिए, टाइम को बताने में। ठीक है। क्या सारी हेल्पिंग वर्ब ऐसी ही होती हैं, तो मैं कहूंगा नहीं बेटा। जो हेल्पिंग वर्ब टाइम और टेंस को बताती हैं वो होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज का काम कुछ और होता है। अगर हम विल सेल को छोड़ दे तो, देखिए मैं इन पे आऊंगा बाद में, अभी आप इतना समझे कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं 2 प्रकार की, यानी वो वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प करे। तो हेल्प करती हैं वो 2 तरह से, पहली हेल्प है प्राइमरी ऑक्सिलरीज की तरह से और दूसरी हेल्प करती है वो मॉडल की तरह से, मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह से। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज का काम होता है मेन वर्ब के साथ यूज होकर ये बताना कि वो किस टाइम का है, किस टेंस का है। यानी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ यूज होकर टाइम और टेंस बताने का काम करती हैं। हेल्पिंग वर्ब में ऑक्सिलरीज जो वर्ब होती हैं उनके थ्रू हम टाइम बताते हैं एक्शन का, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ आ गई होंगी।
अब कहोगे सर कैसे? आइए मैं आपको क्लियर करता हूं कि कल मैंने आपको बताया था कि बी और उसकी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस को हेल्प करती हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ यूज होती हैं। तो मैं क्या यहां लिख दूं कि वी की फॉर्म जो भी होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ यूज होंगी। यानी कि अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें बनाना होता है तो अभी मैंने क्या बताया था, कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं, बताओ बताओ जल्दी। तो जब भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। अब हमारी जो आईएनजी फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो कौन सी होती है, बी की फॉर्म। यानी कि हमेशा कॉन्टिन्यूअस में बी की कोई फॉर्म लिखी होगी, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी होगी। अब बी की कितनी फॉर्म होती हैं, तो बी की खुद फॉर्म होती हैं। अब बी की फॉर्म होती हैं टोटल 4। पहला फर्स्ट फॉर्म ऑफ द बी, सेकंड फॉर्म ऑफ द बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द बी और आईएनजी फॉर्म ऑफ द बी। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम और आर। अब सेकंड फॉर्म होती है इसकी वॉज एंड वर, ठीक। और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन और फोर्थ फॉर्म होती है इसकी बीइंग। इतना समझ आया? अब अगर हम गौर से देखें तो कल हमने यही तो पढ़ा था कि अगर हमें फर्स्ट फॉर्म लिखी थी, आज भी हमने पढ़ा है ये तो, कि फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है। सेकंड फॉर्म का मतलब होता है क्या, सेकंड फॉर्म का मतलब होता है कि पास्ट की बात हो रही है। और थर्ड फॉर्म का मतलब होता है परफेक्ट कंप्लीट एक्शन की बात हो रही है। और आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है कंटिन्यूअस की बात हो रही है। इतना समझ आया? अब अगर हम देखें तो अगर इज एम आर के साथ अगर आईएनजी फॉर्म है तो इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट है, और आईएनजी जो फॉर्म है मेन वर्ब की ये कंटिन्यूअस को बता रही है। तो देखो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस इससे पता चल गया। और कल मैंने यही बताया था कि इज एम और के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब वर्ब की बी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर्ब। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट के बारे में बताना। अब ये पास्ट को बता रही हैं और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब बनके ये किसकी हेल्प कर रही हैं, आईएनजी फॉर्म की। और आईएनजी फॉर्म क्या बताती है, कंटिन्यूअस को बताती है। तो ये पास्ट का कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? यही तो बताया था मैंने उस टेबल में कल। आपको वो टेबल याद है नहीं? मैंने आपसे बोला था कि उस टेबल को कम से कम 20 टाइम्स लिखना ही है। आप ना टीचर्स की बातों को हल्के में ले जाते हो। आपको लगता है कि टीचर तो बस ऐसे ही कह रहे। बेटा जैसे टीचर बता रहे हैं ना आप ऐसा कर लोगे एक बार तो लिटरली बता रहा हूं आपके कंसेप्ट ना आसमान छू लेंगे। आप एक बार बेटा अपनी कलम तो आपको चलानी ही पड़ेगी। आज का बच्चा ये सोचता कि टीचर ही हमारा मुंह खोले, जैसे वो कोर्स नहीं होता कि 3 महीने कोर्स लो ठीक हो जाओगे, ये कर लो। हमारा टीचर एक ऐसी घुट्टी लाए, एक ऐसी जड़ी बूटी लाए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर लाए और हमारे अंदर इंस्टॉल कर दे और स्वाहा, लो आ गई हमसे इंग्लिश। ऐसा थोड़ी ना होता बेटा। अपनी कलम चलाओ, प्रैक्टिस करो, चीजों को समझने की कोशिश करो, चीजों को लिंक करने की कोशिश करो। अब देखिए यहां बेसिक चीज है, क्या रूल, या क्या रूल बता दूं मैं आपको यहां? नहीं ना, हर एक चीज एक अंडरस्टैंडेबल है अगर कोई समझना चाहता है। देखिए शायद टीचर्स डे पे मैंने एक टीचर्स डे मनाया जाता है, शायद सर्वपल्ली कुछ राधा कृष्ण, में नाम भूल रहा हूं उनका अभी फिलहाल। तो उनका एक कोट है, वन हु कैन थिंक रिक्वायर्स नो टीचर। कुछ ऐसा ही कोट है उनका कि जो सोच सकता है उसको टीचर की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब टीचर्स डे पे शायद ये बनाया था, चिल्ड्रंस डे पे शायद, मुझे नहीं पता, मैं शायद भूल रहा हूं अभी। उन्होंने ये कोट दिया था टीचर्स डे पे या चिल्ड्रन डे पे, कुछ ना कुछ दिया था, शायद टीचर्स डे पे ही दिया हुआ। तो उन्होंने कहा था कि जो सोच सकता है उसको टीचर की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि हमें टीचर की जरूरत इसलिए है कि टीचर हमें थिंकिंग करना सिखा सके, हम चीजों को सोचना समझना शुरू कर दे, हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर दें। बट हमें चाहिए एक आसान चीज, रूल दे दो सर।
सर हमें निचोड़ बता दो, 1 घंटे की मैराथन देख लेंगे हम 2 घंटे में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं। कैसे बेटा, लोगों की अपनी पूरी उम्र निकल गई है लैंग्वेज के साथ, तो आप कम से कम इसको 3 से 4-5 महीने तो दो ही कम से कम। आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि 1 घंटे में 2 घंटे में चीजें समझ में आ जाएंगी? आप ये सोचते हो सर हमने क्लास ली आपकी पहली बार, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। सर कैसा पढ़ा रहे हो, क्या करो? बेटा समझ में नहीं आ रही ना चीजें, जहां सारी चीजें। अब आप बात बताओ, मैं आपको 2 + 2 4 बताऊंगा, 1 + 3 4 बताऊंगा, 4 + 1 5 बताऊंगा, सारी चीजें समझ आएंगी, बट उसका यहाँ कोई रेलेवेंस है? मान लो मैं आपको यहाँ 2 का टेबल पढ़ाऊं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, आपके समझ में आएंगी सारी चीजें, आपको अच्छी भी लगेंगी, इजी भी लगेंगी, याद भी हो रही है। बट बेटे इजी का क्या मतलब है? रेलेवेंस है उसका कुछ? क्या कुछ नया सीख रहे हो तुम? बेटे सीखते वही हैं जहां चीजें डिफिकल्ट होती है। इसका मतलब कि आप सीख रहे हो, आप समझ रहे हो, इसका मतलब चीजें वो चल रही हैं कि हमें नया कुछ सीखने को मिल रहा है। आप क्यों नहीं समझ पाते इन सब चीजों को? तो बेटा आपको अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। आइए वापस लौटते हैं टॉपिक पे, कि जो वी की फॉर्म होती हैं उनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं, और जो डू की वर्ब होती हैं उनको हम इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं, और जो हैव की फॉर्म थी उनको हमने कल किस लिए यूज किया था? उनको हमने यूज किया था परफेक्ट। हम क्या करते हैं? परफेक्ट स्टेट ऑफ एक्शन को बताने वाली क्या होती हैं हेल्पिंग वर्ब? वो होती है हैव की फॉर्म। ध्यान रखना, हैव की फॉर्म जो होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं कौन से टेंस की? परफेक्ट टेंस की। इंडेफिनिट टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? डू की फॉर्म। कौन सी फॉर्म? डू की फॉर्म। अब देखिए धीरे धीरे हम ये जानेंगे कि बी की फॉर्म जो होती है, मैंने आपको बताया था कि बी की इज, एम, और फिर बताया था मैंने वॉज, वर, फिर उसके बाद बताया था वीन, फिर उसके बाद बताया था बीइंग। अब देखिए जो ये लिखी है आपकी, ये होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द बी, ये होती है सेकंड फॉर्म ऑफ द बी, ये होती है थर्ड फॉर्म ऑफ द बी, और ये होती है आईएनजी फॉर्म ऑफ द बी। अब ये आईएनजी फॉर्म है। अब ये जो होती है फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब बनेंगी, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट की हेल्पिंग वर्ब बनेंगी, और थर्ड फॉर्म का तो आपको मतलब पता ही है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनेंगी, और वो भी परफेक्ट स्टेट को दिखाने के लिए। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए डू की फॉर्म क्या होती है। अब डू की फॉर्म, डू एक खुद होती है, एक डज होती है, तो ये होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक होती है डिड, ये होती है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक होती है डन, ये होती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक होती है डूइंग, ये होती है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें क्लियर होंगी। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कल, मैं आपके डाउट्स रह गए होंगे इसीलिए इन चीजों को दोबारा से क्लियर कर रहा हूं। बाकी ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सेकंड फॉर्म, पास्ट, इतना समझ आया। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट के लिए डू डज यूज करेंगे, पास्ट के इंडेफिनिट के लिए डिड यूज करेंगे। अरे इतना समझ आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब ऐसे ही हैज है, तो जो ये हैज होती है और खुद हैव होती है ये फर्स्ट फॉर्म होती है। उसके बाद जो हैड होती है ये सेकंड फॉर्म होती है, और इसकी हैड ही थर्ड फॉर्म होती है। अब देखिए इसकी आईएनजी फॉर्म में आपको बताऊंगा तब जब मैं इसकी कंटिन्यूअस टेंस में आपको लेके चलूंगा, जैसे हम हैविंग बोलते हैं, लेकिन अभी मैं उसको लिख नहीं रहा, आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे, कि अब हमने इतना समझ लिया, और कल हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस को पढ़ा था। एक बार मैं फिर से आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस समझाना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कल आपको चीजें थोड़ी कम समझ में आई हों, तो मैं दोबारा से चीजों को क्लियर करना चाहता हूं। हमें पता है कि 3 पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वेरी गुड। अब हमें पता है कि बेटा स्टेट ऑफ एक्शन कितनी होती हैं, तो स्टेट ऑफ एक्शन होती हैं कितनी? 4। पहली कौन सी है? इंडेफिनिट। दूसरी कौन सी है? कॉन्टिन्यूअस।
तीसरी कौन सी है? परफेक्ट। और चौथी कौन सी है? परफेक्ट कंटीन्यूअस। इतना समझ आया? हमें पता है कि जो भी हमारा कंटीन्यूअस टेंस होगा उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, इतना तो हमें पता है। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? बी की फॉर्म। अगर ये प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट की कंटीन्यूअस में बी की कौन सी फॉर्म यूज होंगी? तो बी की फर्स्ट फॉर्म यूज होंगी। और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या थी? इज, एम, आर। तो यहां पर क्या यूज होगा बेटा? इज, एम और आर और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब अगर कंटीन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो निश्चित ही आएगी। अब अगर ये पास्ट का कंटीन्यूअस है तो बी की फॉर्म कंटीन्यूअस टेंस में हेल्प करती है। अब बी की फॉर्म हेल्प करती है कंटीन्यूअस में, तो बी की सेकंड फॉर्म यहां यूज होगी पास्ट के लिए। और बी की सेकंड फॉर्म कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है वॉज और दूसरी होती है वर। यानी जब वॉज और वर के साथ आईएनजी लिखी हो तो वही हमारा क्या कहलाता है? पास्ट कंटीन्यूअस। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें समझ आई होंगी। अब ऐसे ही परफेक्ट मैंने लिखा, तो परफेक्ट के लिए हम बेटा कौन सी को यूज कर रहे थे? तो देखिए परफेक्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख ली। अब हम यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, यहां भी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इतना समझ आया? अब हमें पता है कि हमें प्रेजेंट का परफेक्ट बताना है, तो हमें पता है परफेक्ट के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हम परफेक्ट के लिए हेल्पिंग लगते हैं हैव की फॉर्म्स। अब हैव की कौन सी फॉर्म यूज होंगी प्रेजेंट के लिए? तो प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ हैव यूज होंगी। और हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज और हैव खुद। तो जब भी हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई आ जाए तो उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट बताने के लिए हैज हैव की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म, तो उसकी पास्ट फॉर्म होती है हैड और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना समझ आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे लिखा जाता है या और चीजें कैसे लिखी जाती है। देखिए मैंने आपको अब आइडेंटिफिकेशन थोड़ा और क्लियर कर दिया। कल तक हो सकता है आपको डाउट होगा उसमें। मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी कल लास्ट में अटैच करके। अब तक आपने अगर उसको सोल्व नहीं किया है तो जाइए एक बार पहले उसको जरूर सोल्व कीजिए। देखिए चीजें सीक्वेंस में आप करोगे ना तो बेहतर रहोगे। जो मैं यहां कह दूं आप उसको एक बार कंप्लीट कर लो। उसके बाद भी आपसे इंग्लिश नहीं आए तो कमेंट में लिख के चले जाना कि सर हमने सब कुछ कर लिया जो आपने कहा, हमसे इंग्लिश नहीं आई। मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना, बट एक बार कर तो लो बेटा। क्यों नहीं समझ पा रहे? ऐसी क्वालिटी, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी कोई बुक्स में ऐसी चीजें नहीं लिखी रहती है। ये सारी चीजें बेटा अगर कोई बुक में लिखेगा ना तो इतनी मोटी बुक बन जाएगी, ग्रंथ। तो ये चीजें जो मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं, ये चीजें मैं आपके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी को डेवलप्ड कर रहा हूं बेटा। और मैंने आपसे कहा था कि लिंक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप चीजों को जब तक लिंक नहीं करोगे जब तक कैसे काम चलेगा? अब देखिए यहां तक जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था वो कल की क्लास को ही कंटिन्यू किया था और कल के डाउट जो थे आपके मैंने वो आपको बताए थे। इतना समझ आया? अब देखिए यहां कुछ लोगों को डाउट होगा कि उन्होंने यहां इंडेफिनिट टर्म जो यूज की है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उन लोगों ने पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट। आप कहोगे सर सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग अलग होते हैं, क्या ये सेम होते हैं? और होता भी है तो क्या है सर, हमें इन दोनों का समझ में नहीं आ रहा। क्या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो इसका जवाब दूंगा मैं आपको तब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अभी आप रुको, देखिए सारी चीजें क्लियर होंगी, हर एक चीज। देखिए आप डाउट पूछिए, आपको डाउट आएगा, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप डाउट पूछते हो। एक टीचर को सबसे ज्यादा खुशी, एक एक्चुअल में अगर वो टीचर है तो सबसे ज्यादा खुशी होती है जब उसके बच्चे उससे डाउट पूछते हैं।
आप अपने मन में कभी मत ये सोचना कि ये छोटी सी बात है या ये बड़ी बात है या ये जो समझ में नहीं आ रहा वो छोटा क्या और बड़ा क्या। आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती, आप बिल्कुल, कमेंट आपके लिए बनी है, आप लिखें, हर एक डाउट लिखें, छोटे से छोटा डाउट लिखें। आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी करनी है, आपको एग्जाम का कुछ पूछना है, आपको कुछ भी पूछना है, आपको अगर लगता है कि सर सेपरेटली हमें वीडियो बना दो इसके ऊपर, हमें ये चीज कमेंट में समझ में नहीं आ रही, मैं वो भी आपके लिए करने तैयार हूं। आप बस इतना बताएं कि आपको डाउट कहां है, मैं आपको 100% सिखाने के लिए तैयार हूं। क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? आपको भी तैयार होना पड़ेगा उतना ही जितना मैं तैयार हूं आपको सिखाने के लिए। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। यहां तक मैंने आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना अच्छे से सिखा दिया होगा और टेबल को कैसे फॉर्म करना है ये भी मैंने आपको सिखा दिया। अब जो ये टेबल बची है इसको अपने आप जरूर फिल करना, क्योंकि जितना अच्छे से आप इसको समझ लोगे, फिल कर लोगे ना, और इसको लिखने की कोशिश करो 10 से 15 बार, रोज 1-2 बार तो इसको रोज लिखो ही। जब तक 10th चैप्टर चल रहा ना, क्लास लेने से पहले 1-2 बार इसको लिख के देखा करो, हो सके तो कहीं अपने आसपास चिपका लो इसको, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी इंग्लिश की क्लैरिटी अगर बढ़ानी है आपको, तो इस टेबल को समझ लो, इसको घोट के पी जाओ, खुद ब खुद इंग्लिश अच्छी लगने लगेगी आपको। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा टाइम, किस टाइम की बात चल रही है, कौन से टेंस में बात चल रही है, क्या चल रहा है, तो आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा। और मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो चीजों को रटोगे कहां तक बेटा, इतनी सारी सेंटेंसेस कहां तक रट लोगे। रटना नहीं है, समझना है। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अब देखिए, मैंने आपको एक टर्म बताई थी, हमने एक टर्म आपको बताई थी, वो टर्म थी टाइम ऑफ इवेंट, और दूसरी टर्म मैंने आपको बताई थी टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ इवेंट एंड टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन। मैंने आपको ये दो चीजें बताई थी, सॉरी, टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ इवेंट तो दोनों सेम ही है। मैंने आपको बताया था टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। अब देखिए, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है। एक पर्सन है, मान लीजिए ये एक पर्सन है, ठीक, और ये एक पर्सन है, और ये एक पर्सन है ए, और ये एक पर्सन है बी। अब इस ए पर्सन ने इस बी के बारे में बताया है, क्या बताया है कि ही डैश खाली जगह द लेटर एट 5 PM, यानी इस बी ने कुछ किया है, इतना समझ आ गया कि कुछ किया है। तो जो इसने इवेंट किया है, जो इसने एक्शन परफॉर्म किया है, वो एक्शन क्या है बेटा, तो वो एक्शन है सेंटेंस में ये लिखा हुआ। अब इसको रिपोर्ट कौन कर रहा है, ये बी बता रहा है। जैसे मान लो आप हो, आप बता रहे हो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कि ही खाली स्थान द लेटर एट 5 PM। इतना समझ आया, वेरी गुड। अब बी ने कुछ किया, एक बता रहा है। अब बी ने जो किया है वो एक्शन 5 बजे किया है, इतना समझ आया। अगर हम देखें तो उस इवेंट के साथ जो टाइम लिखा हुआ है वो है हमारा 5 PM। तो जो इवेंट के साथ, एक्शन के साथ या सेंटेंस में टाइम लिखा रहता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ इवेंट। इतना समझ आया। और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि हम उसको रिपोर्ट किस टाइम कर रहे हैं, उसको बता किस टाइम रहे हैं। अब इसको समझ में आएगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं 4-5 बजे की, कि हम 5 बजे उसने कुछ किया, या तो आप सिंपल सी सोचो, आप कह रहे हो कि उसने 5 बजे खाना खाया, या आपने टाइम लिख दिया, तो इसका मतलब ये बात हम 3 बजे बोल रहे होंगे, 4 बजे बोल रहे होंगे, या 5 बजे बोल रहे होंगे, या हम 6 बजे ये बात बोल रहे होंगे। जो ये ए व्यक्ति है
वो इस बी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, ही डैश द लेटर एट 5 PM। तो ये इवेंट का टाइम है, लेकिन टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ये इस इवेंट को, इस एक्शन को बता किस टाइम रहा है, या तो ये 4 बजे बता रहा होगा, मतलब इस एक्शन के टाइम से पहले, या फिर ये 5 बजे बता रहा होगा। इस एक्शन के टाइम ही ये बता रहा है बराबर में, और एक होता है इस एक्शन के बाद, यानी बी ने कुछ किया 5 बजे, ए बता रहा है तो वो 4 बजे बता रहा है, 5 बजे बता रहा है, या 6 बजे बता रहा है। तो अगर हम गौर से देखें तो अगर वो 4 बजे बता रहा होगा कि 4 बजे हम ये कह रहे हैं कि देखो यहाँ पोस्ट है, लेटर को पोस्ट करने की बात चल रही है, तो अगर हम 4 बजे बता रहे हैं कि बी के बारे में कि ही पोस्ट द लेटर, 5 बजे वो लेटर पोस्ट करेगा, तो हमारे लिए हमारी रिपोर्टिंग टाइम 4 बजे है और वो एक्शन 5 बजे होगा, तो वो एक्शन फ्यूचर हुआ हमारे लिए। तो इसका मतलब हम यूज करेंगे विल पोस्ट। अगर हम 4 बजे इस एक्शन को रिपोर्ट करेंगे, 4 बजे इस एक्शन को बताएंगे, तो हमारे लिए ये फ्यूचर होगा, यानी 5 बजे वो पोस्ट करेगा। तो फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करते हैं, विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये बन गया फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद करता हूं इतना समझ आया होगा। दूसरा, अगर वो 6 बजे बता रहा होगा, हम 6 बजे किसी के बारे में बता रहे हैं कि उसने लेटर पोस्ट किया था 5 बजे, तो अब 6 बजे बता रहे हैं, पोस्ट किया था 5 बजे, तो इसका मतलब हम पास्ट के एक्शन के बारे में बता रहे हैं, हम पास्ट में घटना हुई के बारे में बता रहे हैं। तो जो पास्ट की घटनाएं होती हैं उनको पास्ट में लिखा जाता है, तो हमने लिख दिया पोस्टेड। और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो किस चीज का काम करती है, वो पास्ट को बताने का काम करती है, अभी मैंने आपको बताया था। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या हम 5 बजे इस एक्शन को बता सकते हैं? हम क्या 5 बजे ये कह सकते हैं कि उसने लेटर पोस्ट 5 बजे किया? तो जवाब है नहीं। हमेशा ध्यान रखना, टाइम ऑफ इवेंट और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग अगर सेम है तो हम इवेंट में टाइम नहीं लिखते। अगर ये बात हम 5 बजे ही कह रहे होंगे तो यहां हमें टाइम लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो इसका मतलब यहां प्रेजेंट नहीं आ सकता, प्रेजेंट गलत हो जाएगा। अब आपका दिमाग यहां थोड़ा सा तो जरूर चकराया होगा कि सर ये हो क्या गया, सर आपने क्या बता दिया, थोड़ा हमारा ये थोड़ा ऊपर से चला गया। तो आइए मैं आपको समझाता हूं इसके थ्रू, यहां से चीजें आपको क्लियर होंगी अच्छे से। अब यहां क्या है, जैसे मैं कह रहा हूं आई एम, उसके बाद या तो वॉज या विल बी, आपको इन तीनों वर्ब की फॉर्म में से कोई एक वर्ब की फॉर्म यूज करनी है। साई इन माई चाइल्डहुड, आई एम या फिर वॉज या फिर विल बी, साई इन माई यूथ, आई के साथ एम, फिर वॉज या विल बी, साई इन माई ओल्ड एज। अब कोई एक व्यक्ति है, मान लो मैं ही हूं या आप ही हो, आप अपनी पूरी लाइफ को क्या हम 3 जगह कैटेगराइज्ड कर सकते हैं? ये लो जी, हमने 3 जगह कैटेगराइज्ड कर दिया। इस वाली स्टेट को हम बोलते होंगे चाइल्डहुड, क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड। और इस वाली ड्यूरेशन को हम बोलते हैं क्या, अपनी जवानी, इसको बोलते हैं हम यूथ बोलते हैं, ठीक। उसके बाद एक ओल्ड एज भी आती है, ठीक, जिसको हम बुढ़ापा बोलते हैं। अब अगर आप इतना बताओ कि ये ए ड्यूरेशन है, ये बी ड्यूरेशन है और ये सी है, तो हमारी टोटल 3 लाइफ के हमने छोटे छोटे हिस्से बना लिए। पहला जब हम बचपन में थे, दूसरा जब हम जवानी में आए, और तीसरा जब हम बुढ़ापे में आए। ये 3 स्टेट होती है हमारी लाइफ की। लाइफ में इंसान बच्चा कुछ बचपने में रहता है, फिर कुछ समय जवानी का आता है, फिर कुछ समय बुढ़ापे का आता है। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपने, अब मान लो आप ये सेंटेंस बोल रहे हो, आई एम साई इन माई चाइल्डहुड।
अब अगर मैंने ये बोल दिया इन माई चाइल्डहुड, तो आप ये बताओ कि ये टाइम जो है चाइल्डहुड, बचपन, ये टाइम ऑफ इवेंट है कि इवेंट के साथ ये टाइम लिखा है कि हम बचपन के बारे में बात कर रहे हैं। इतना समझ आया? अब अगर हम बचपन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बताओ हम कहाँ हैं, हम जवानी में हैं, हम बुढ़ापे में हैं, या हम बचपन में ही होंगे? अगर हम बचपन में ही होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि मैं बहुत शर्मीला हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने बचपन में बहुत शर्मीला था, तो इसका मतलब ये है कि या तो मैं यहां खड़े होकर ये बात बता रहा हूं, या फिर मैं बुढ़ापे में बता रहा हूं, या जवानी में बता रहा हूं। अगर मैं चाइल्डहुड में ही बताऊंगा तो मुझे चाइल्डहुड लिखने की जरूरत नहीं है। यानी टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एंड टाइम ऑफ इवेंट अगर सेम होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमने यहाँ चाइल्डहुड लिखा है तो इसका मतलब यह है कि जो सेंटेंस बोल रहा है वो बच्चा नहीं है। अगर वो बच्चा नहीं है तो या तो जवान है या फिर वो बूढ़ा है। अब वो बूढ़ा है या जवान है, उसके लिए चाइल्ड हमेशा पीछे की हिस्सा है, पीछे की कहानी है। तो पीछे का जो भी होता है वो हमेशा पास्ट होता है। तो क्या यहाँ प्रेजेंट सही होगा? नहीं। तो यहाँ एम बी नहीं आएगा। क्या यहाँ विल बी सही होगा? क्या फ्यूचर में मैं कोई बच्चा होने से पहले ही कह देगा कि मैं बचपन में बहुत शर्मीला होऊंगा? इसका मतलब वो तो बचपन से पहले ही बता रहा है। या कोई व्यक्ति कह रहा मैं बचपन में बहुत शर्मीला हूं, ऐसा कह सकता? नहीं। वो यही कहेगा कि मैं बहुत शर्मीला हूं, मुझे बहुत शर्म लगती है, मैं बहुत शाई हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पास्ट के बारे में बता रहे कि मैं बचपन में बहुत शर्मीला था। तो यहां हम देखें तो यहां हमारा रिपोर्टिंग टाइम जो होगा, यानी इस सेंटेंस का रिपोर्टिंग टाइम या तो जवानी होगी या बुढ़ापा होगा इस टाइम ऑफ इवेंट से अलग, इसके सेम नहीं हो सकता। अब अगर यहां हम इससे बात करें तो भी चाइल्ड हमारा पास्ट है, अगर हम ओल्ड एज से बात करें तो भी हमारा चाइल्डहुड पास्ट है। तो जब हम पास्ट की बात करते हैं तो ना फ्यूचर आता है ना प्रेजेंट आता है, और ये हमारा पास्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। अभी भी चीज नहीं समझ में आई होगी, दोबारा समझाता हूं। जैसा मान लीजिए यूथ, कि मैं अपनी जवानी में बहुत शर्मीला था या शर्मीला होऊंगा। अब ये बताओ कि जो ये सेंटेंस बोल रहा है इन माय यूथ, इसका मतलब टाइम ऑफ इवेंट लिखा हुआ है। तो ये तो पक्का है कि ये व्यक्ति ना तो यहां नहीं हो सकता, इस वाले में नहीं हो सकता, या तो ये यहां होगा चाइल्डहुड में, या ये ओल्ड एज में खड़ा होके बोल रहा होगा, या तो ये बात बचपन में बोल रहा होगा, या फिर ये बात ये बुढ़ापे में बोल रहा है। क्योंकि टाइम हमने मेंशन कर दिया सेंटेंस के साथ, इवेंट ऑफ टाइम हमने लिख दिया, इवेंट ऑफ टाइम हमने लिख दिया, और इवेंट का टाइम डिफरेंट होगा रिपोर्टिंग टाइम से 100%। अभी मैंने आपको बताया था अगर वो दोनों सेम होंगे तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको नहीं पता है तो इस चीज को याद रखना कि टाइम ऑफ इवेंट और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग दोनों सेम नहीं हो सकते। अगर सेम होंगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम टाइम को लिखेंगे ही नहीं। इतना समझ आया? देखिए चीजें, हाँ ये एडवांस नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सर ये कितना एडवांस लेवल का पढ़ा रहे हैं, सर आप तो ऐसी चीजें पढ़ा रहे हो, इतनी कठिन पढ़ा रहे हो, ऐसा तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं। बेटा मैं, ये बहुत बेसिक बातें हैं, ये बच्चों से भी बच्चों वाली हैं, इसमें कोई रूल थोड़ी ना। ये तो कोई भी बता देगा कि अगर आपने यूथ लिख दिया, आप जवानी की बात कर रहे हो, आप जवानी के बारे में बात कर रहे हो, तो या तो आप बच्चे होगे, आने वाले टाइम की बात करो कि मैं जवानी में सलमान खान बनूंगा, मैं जवानी में फौजी बनूंगा, या फिर आप बुढ़ापे में बात करोगे कि मैं जवानी में बहुत ही बदमाश लड़का था, मैंने 5-7 लड़कों को मारा था, मैंने बड़ी लड़ाइयाँ करी थी। अगर आप अपनी जवानी के किस्से सुना रहे हो किसी को, तो या तो आप कहोगे कि मैं ऐसा होऊंगा या ऐसा बनना चाहता हूं, या फिर आप अपने बुढ़ापे में जाके किसी को पुराने किस्से सुना रहे हो। अगर आपने मेंशन कर दिया है जवानी के बारे में, तो अगर आपने नहीं लिखा तो आप प्रेजेंट में यही कहोगे ना कि मुझसे ज्यादा है कोई ताकतवर, या मुझसे ज्यादा है कोई, मैं सबसे ज्यादा हूं। फिर आप ये नहीं कहोगे मैं जवानी में
सबसे ज्यादा हूं? नहीं बेटा। तो अगर आपने टाइम लिख दिया तो इसका मतलब टाइम लिख दिया तो रिपोर्टिंग टाइम अलग होगा। अगर हम यहां खड़े होकर इस एक्शन को बता रहे हैं तो ये हमारे लिए फ्यूचर हुआ, तो फ्यूचर के लिए विल बी यूज होगा, तो ये सही। अगर हम ओल्ड एज बता रहे हैं, ओल्ड एज, तो ये ओल्ड एज यहां से खड़े होकर बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हुई? जवानी। क्या हुई? पास्ट हुई। तो ये लो, ये हमारा ठीक है। प्रेजेंट अभी भी गलत हो गया। और इसका मतलब ये हो गया कि कोई बच्चा कह रहा है कि मैं जवानी में बड़ा ही शर्मीला रहूंगा अपने हाव भाव को देखकर, या फिर कोई बूढ़ा ये व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं अपनी जवानी में बहुत शर्मीला था, छोटी छोटी बातों पर भी शर्माता था। उम्मीद करता हूं यहां तक थोड़ा सा क्लियर होगा। देखिए, ऐसा मत सोचिए अभी क्लियर ना हुआ तो क्लियर ही नहीं होगा कभी जिंदगी में। धीरे धीरे जैसे आप फ्लो के साथ बढ़ते जाएंगे ना, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब उसके बाद मैंने क्या कहा? आई एम या वॉज या विल बी शाई इन माई ओल्ड एज। अगर हमने टाइम लिख दिया, टाइम लिख दिया, टाइम लिख दिया इवेंट के साथ, तो रिपोर्टिंग टाइम वो नहीं हो सकता जो कि उसमें लिखा हुआ है। यानी हम इस एक्शन को ओल्ड एज में नहीं बोल सकते, हम इसको या तो चाइल्डहुड में बोलेंगे या जवानी में बोलेंगे, यूथ में बोलेंगे। तो ये हमेशा ही क्या रहेगा? ये हमेशा ही दोनों स्टेट में रहेगा, फ्यूचर, आने वाले टाइम का एक्शन रहेगा। तो आने वाले टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं? फ्यूचर। प्रेजेंट भी गलत हो जाएगा और पास्ट भी गलत हो जाएगा। अब यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें समझ आई होंगी। अगर चीजें समझ भी नहीं आई तो आपको दो बातें याद रखनी है। मेरा यहां इन सारी चीजों से सिखाने का मतलब था कि टाइम ऑफ इवेंट और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग नाम की भी कोई चीज होती है। टाइम ऑफ इवेंट होता है वो जो एक्शन के साथ, सेंटेंस के साथ, सेंटेंस में लिखा है। टाइम ऑफ रिपोर्टिंग होता है वो हमने सेंटेंस को किस जगह पर बोला है, किस सिचुएशन में बोला है, किस टाइम बोला है। ठीक? अगर हमने सेंटेंस में टाइम लिखा है तो जर्नली 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 ज्यादातर केसेस में टाइम और इवेंट और टाइम ऑफ पास्ट अगर सेम है तो वो हम नहीं लिखते। हम टाइम ऑफ इवेंट और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग दोनों का अलग होना बहुत जरूरी है, और होते ही अलग है। इतना समझ आया? अब अगर हम ये देखें तो हमारा यहां टाइम डिसाइड कर रहा है टेंस क्या होगा, यहां टाइम ने डिसाइड किया टेंस क्या होगा, यहां टाइम ने डिसाइड किया टेंस क्या होगा। तो आपको इतना याद रखना है, टाइम डिसाइड द टेंस। इस पूरे कंसेप्ट का मतलब था कि टाइम ही डिसाइड करता है कौन सा टेंस यूज होना है। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी। यहां भी टाइम ने डिसाइड किया था कि टाइम क्या है इसको रिपोर्ट करने का। तो टाइम ऑफ रिपोर्टिंग डिसाइड द स्टेट ऑफ द एक्शन या फिर टेंस ऑफ द एक्शन। तो हमें बस इतना सा याद रखना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना, कि टाइम डिसाइड द टेंस, टाइम डिसाइड द टेंस, टाइम डिसाइड द टेंस। रिपोर्टिंग टाइम और इवेंट ऑफ टाइम दोनों सेम नहीं हो सकते। अगर दोनों सेम होंगे तो उन्हें लिखने की जरूरत नहीं होती। बस मैंने आपको ये आज दो बातें समझाई हैं, इन दो बातों को याद रखना। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर नहीं है तो ये मेरा लास्ट प्रयास है आपको समझाने का। अभी भी इसके बाद कोई डाउट आता है कमेंट में लिखें, मैं दोबारा से आपको समझाने के लिए तैयार हूं। बाकी आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना अगर आपको कोई डाउट रहे तो। जैसा मैंने लिखा, राम वेंट देयर टुमारो। अब टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। अब यहां पर टाइम है आने वाला कल। अगर हम वेंट देखें तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां टाइम क्या है बेटा? तो यहां टाइम है हमारा फ्यूचर। अब जब यहां टाइम फ्यूचर है तो यहां टेंस भी तो फ्यूचर होना चाहिए। अभी मैंने बताया था टाइम डिसाइड द टेंस, तो हम यहां लिखेंगे राम विल गो, राम विल गो देयर टुमारो। अब यहां टाइम फ्यूचर, टेंस फ्यूचर, टाइम डिसाइड द टेंस। इतना समझ आया? उसके बाद मैंने लिखा राम विल गो देयर यस्टरडे।
अब यस्टरडे मतलब जो बीत गया, पिछला, बीता हुआ कल। तो ये हमारा यहाँ टाइम क्या बता रहा है कि टाइम बता रहा है कि ये पास्ट का एक्शन है। इतना समझ आया? अब ये पास्ट का एक्शन है, हमने इसके साथ टाइम मेंशन कर दिया। अब टाइम हमने इसके साथ मेंशन किया है, टाइम इसके साथ लिखा है। अब इस टाइम के अकॉर्डिंग कौन सी फॉर्म आएगी? टाइम डिसाइड द टेंस। टाइम क्या है बेटा? तो टाइम है यहाँ पास्ट, तो टेंस भी क्या यूज होगा? पास्ट। लेकिन यहां पर क्या यूज हो रहा है? यहां पर यूज हो रहा है फ्यूचर, जो कि गलत है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? वेंट। अब यहां देखो, राम विल गो देयर, राम वेंट देयर, ये दोनों सेंटेंस सही हैं या गलत है? हम कैसे डिसाइड करें कि राम विल गो देयर सही है और राम वेंट देयर सही है? इंग्लिश में एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब तक किसी सेंटेंस को गलत कहने का आपके पास रीजन ना हो वैलिड, तब तक सेंटेंस गलत नहीं मानना, क्योंकि एग्जाम में नो एरर वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, तो आप ये भी सही और ये भी सही। क्यों? क्योंकि यहां पर टाइम नहीं लिखा, तो जो टेंस है उसी को हम टाइम मान लेंगे। यहां पर टाइम अलग से नहीं लिखा, तो जो टेंस है उसी को टाइम मान लेंगे। तो यहां तक मैंने आपको 3 चीजें आज सिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, क्लास तो मैं आगे भी लेके जाता, लेकिन नई चीज की शुरुआत हम नई क्लास से करेंगे। आज तक की सारी जो भी मैंने अब तक इस क्लास में डिस्कस किया है, एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कल जो डाउट रहे थे उनके बारे में कि वर्ब की फॉर्म क्या होती है। तो वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ठीक, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए, सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए, थर्ड फॉर्म परफेक्ट स्टेट ऑफ एक्शन के लिए, और आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन के लिए। वेरी गुड। परफेक्ट स्टेट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू की, हैव की फॉर्म होती है। ठीक, कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन की हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म होती है, और जो हमारी डू और डज होती है ये इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। अब यही हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं ये कौन सी होती हैं? ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। ठीक, ये हेल्प करने का काम करती है मेन वर्ब को। किस तरह से हेल्प करती हैं? टेंस को आइडेंटिफाई करने में, टेंस को फॉर्म करने में, बनाने में। उम्मीद करता हूं इतना तुम्हें कल का समझ आ गया होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था अब कि टाइम डिसाइड द टेंस। वेरी गुड। उसके बाद मैंने बताया था कि टाइम ऑफ इवेंट मतलब जो इवेंट में टाइम लिखा है वो। एक मैंने बताया था टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, यानी जिस समय हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं वो। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें क्लियर होंगी। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें कल। बाय बाय, टेक केयर। दुआओं में याद रखना, चीजों को रिवाइज करते रहो, कठिन कुछ नहीं है, हर चीज यहाँ आसान है। आप अगर चाहें तो हर चीज को आसान बना सकते हैं। बस इतना ही कहूंगा, रिवाइज करें। बाय बाय, टेक केयर।